हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पर्सन। हम लॉ में जो भी राइट्स पढ़ते हैं, जो भी लाइबिलिटीज पढ़ते हैं, जो ड्यूटीज पढ़ते हैं, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? वो पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो सारे लॉ किसके लिए बने हैं? पर्सन के लिए बने हैं। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉ में पर्सन कौन है और पर्सन के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, क्या कोई पार्टनरशिप फॉर्म पर्सन की डेफिनेशन में आती है? या फिर कोई कंपनी, उसे पर्सन माना जा सकता है? कोई मंदिर, क्या वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा? ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे कि पर्सन कौन होता है, पर्सन का क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी बातें होती है पर्सन से रिलेटेड, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस में इस पूरे कॉन्सेप्ट को पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है कि पर्सनालिटी कौन सी है, लीगल पर्सनालिटी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी क्या है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं जो पर्सन शब्द है वो एक लैटिन टर्म था, पर्सोना। उस लैटिन टर्म पर्सोना से निकल कर आया इंग्लिश टर्म पर्सन। तो जो पर्सोना होता था वो पहले इसका मतलब होता था मास्क। मास्क मतलब मुखौटा। जब कोई व्यक्ति अभिनय करता था तो कुछ मुखौटा लगाता था। आप देखते होंगे आज के समय भी जब कोई डांस करता है, डांस परफॉर्मेंस करता है, तो कुछ लोग हैं जो मुखौटा यानी मास्क लगा कर डांस करते हैं, या फिर कुछ अभिनय करता है, नाटक करता है, तो उसमें मास्क लगाए रहते हैं। तो उस मास्क को, जो वो मास्क लगाते थे, मुखौटा लगाते थे, उसे पर्सोना कहा जाता था। बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया, वो लोग जो मास्क लगाते थे, जो एक्टिंग करते थे, उन एक्टर्स को क्या कहा जाने लगा? पर्सोना कहा जाने लगा। अब धीरे धीरे उस एक्टर से बात आगे बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होकर वो टर्म क्या हो गया? इंग्लिश में जब उसका मतलब निकालते हैं तो जनरल अगर मीनिंग समझे तो जनरल मीनिंग में मैन और वुमेन को इंक्लूड कर लिया जाता है पर्सन के डेफिनेशन में। जो भी ह्यूमन बींग है, जो भी इंसान है, उसे पर्सन कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन लीगल टर्म में जब हम बात करते हैं तो पर्सन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक नेचुरल पर्सन, ऐसे लोग जो नेचुरली बॉर्न हुए हैं, चाहे उसमें मैन हो, फीमेल, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो सभी लोग नेचुरल पर्सन में आ जाते हैं। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं हाड़ मांस का पुतला। ठीक है, जिसके पास मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर हो, जो बर्थ ले रहा है, वो सभी लोग क्या है? नेचुरल पर्सन है, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं, नेचर से आ रहा है। और आर्टिफिशियल या जुरिस्टिक पर्सन, ये दूसरा जो कैटेगरी है, जो दूसरा कैटेगरी है वो आर्टिफिशियल जुरिस्टिक पर्सन। इसे हम कभी कभी लीगल पर्सन भी कहते हैं। ये लोग क्या होता है? ये बेसिकली इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर एज सच नहीं होता है, इसे इमेजिनेशन के थ्रू, फिक्शन के थ्रू लॉ एज्यूम कर लेता है एज अ पर्सन, और इसके ऊपर कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज डाल देता है। ठीक है, कुछ इसके लिए राइट्स दे देता है कि आपको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं। तो लॉ क्या कर रहा है? एक इमेजिनेशन कर रहा है, एक फिक्शन के थ्रू क्या कर रहा है लॉ? किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, मान लीजिए आपके पास पेन है, अगर लॉ चाहे तो उस पेन में भी वो आर्टिफिशियल पर्सन मान सकता है उस पेन को भी। ठीक है, तो ये लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ रीजनिंग होते हैं कि लॉ कब किसी को आर्टिफिशियल या जुरिस्टिक पर्सन मानता है। ठीक है, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमें ये जानना है कि दो कैटेगरी होती है, पहला नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। तो हम सबसे पहले नेचुरल पर्सन को डिस्कस करते हैं। नेचुरल पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग होते हैं, इंसान होते हैं, उन्हें नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में रखा गया है। इंसान को ही नेचुरल पर्सन माना गया है। ठीक है, अब इंसान में क्या, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड स्लेव्स। ये मैंने अलग से क्यों ब्रैकेट में लिखा, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कि ह्यूमन बींग में वुमेन भी आएगी, चिल्ड्रन भी आएगा, स्लेव भी आएगा। आप कहेंगे भाई जो स्लेव होता है वो तो जाहिर सी बात है इंसान होता है, चिल्ड्रन भी इंसान होते हैं, वुमेन भी इंसान होती है, तो आप इसे अलग से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो पहले का समय था उसमें वुमेन को, स्लेव को और इनफैक्ट चिल्ड्रन को, इन तीनों लोगों को क्या कहा जाता था? प्रॉपर्टी माना जाता था। प्रॉपर्टी किसकी? उस आदमी की। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। मेल क्या समझता था? वुमेन जो है वो औरत जो है, या फिर जो उसका स्लेव्स है, नौकर जो है, ठीक है, या फिर जो उसका बच्चा है, वो क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है, और उसे चाहे तो वो बेच सकता है, खरीद सकता है। ये सारी बातें प्रिवेल करती थी। ठीक है, और उन लोगों को, फीमेल को यानी वुमेन को, स्लेव को और चिल्ड्रन को ऑलमोस्ट कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हालांकि उनके पास कुछ अधिकार थे, लेकिन वो नामात्र अधिकार थे। उन्हें एज अ प्रॉपर्टी ही ट्रीट किया जाता था। स्थिति बुरी थी। वुमेन को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। चिल्ड्रन के साथ भी बहुत तरह के एक्सप्लॉयटेशन होते थे। स्लेव्स की तो हालत और बुरी थी, उन्हें तो एज अ प्रॉपर्टी ही ट्रीट किया जाता था। तो नेचुरल पर्सन में
पहले क्या होता था, वुमेन, चिल्ड्रन और स्लेव्स को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन जो मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस है, जो आधुनिक जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें ह्यूमन बीइंग यानी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन, स्लेव्स सब लोग इंक्लूडेड है। यानी जो भी ह्यूमन बीइंग के क्राइटेरिया में आता है वो सभी लोग नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन बहुत ईजी था, आप समझ पा रहे होंगे, जो भी इंसान है वो नेचुरल पर्सन है। तो अब हम समझते हैं नेचुरल पर्सन। तीन कॉन्सेप्ट है नेचुरल पर्सन से रिलेटेड। क्या स्टेटस होगा अनबॉर्न चाइल्ड का लॉ के नज़र में? ऐसा बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ है, माँ के गर्भ में है, तो उस बच्चे को क्या पर्सन मानेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप उसे पर्सन की क्राइटेरिया में रखेंगे? क्या उस बच्चे को जिसका जन्म नहीं हुआ, आप उसे पर्सन मानेंगे? दूसरा, लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन। जो व्यक्ति मर गया है, ठीक है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, शब्द पे आप मत जाइए। मैन लिखने का मतलब है कि कोई भी इंसान अगर डेथ हो गया है, ठीक है, मर गया है, तो क्या उसे पर्सन मानेंगे आप? और तीसरा, लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स। क्या एनिमल्स जो है, जानवर जो है, उसे आप इंसान या फिर नेचुरल पर्सन मान सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ऐसे बच्चे जो अभी जन्म नहीं लिए, यानी जो गर्भ में है माँ के, तो उनकी क्या पोजीशन है लॉ के नज़र में? पहले हम मेडिकली बात करते हैं। मेडिकली बेसिकली कुछ महीने का, जो 9 महीने का समय होता है, उसको कुछ महीनों में डिवाइड किया जाता है। शुरुआती 3 महीने में जनरली माना जाता है कि बच्चे में अभी वो लाइफ के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लाइफ के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं है। तो जनरली कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि वो अभी पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, वो पर्सन नहीं कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन आगे यानी 3 महीने के बाद वो मेडिकली आप देखेंगे तो वो पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं, और उनके पास लाइफ यानी ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। वो खाते हैं, पीते हैं, मतलब हर चीज़ें जो भी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है वो इवॉल्व हो जाती है। तो आप मेडिकली अगर बात करेंगे, डॉक्टर के लहजों में बात करेंगे, तो वो पर्सन माने जाएंगे। लेकिन हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमें लीगली बात करना है। तो लीगली अगर हम बात करें तो इन्हें पर्सन नहीं माना जाता, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, तो उसको 302 में सजा मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ठीक है, हत्या करने का। सेम काम वो अगर किसी बच्चे को करता है, गर्भ में ही किसी को मार देता है, मिसकैरेज करता है, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया गया, 312 बना दिया गया है किसी में। अगर उसे पर्सन की तरह कंसीडर किया जाता लॉ में, तो दोनों अलग सेक्शन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि मिसकैरेज अलग ऑफेंस है, मर्डर अलग ऑफेंस है। यानी जो बच्चा है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो जिसका जन्म नहीं हुआ, उसे पर्सन के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। लेकिन लॉ में अगर एक्सेप्शन ना हो तो वो लॉ इंटरेस्टिंग ही नहीं है। लॉ मज़ेदार तभी बनता है जब उसका कुछ एक्सेप्शंस होता है। तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि लीगली तो वो पर्सन नहीं है। आप लीगली तो किसी अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं कह सकते वो पर्सन है, लेकिन एक ऐसा अधिकार है जो लॉ ने उसे दिया है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो पर्सन है। वो है प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 13 जो है वो एक अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अजन्मे बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि उसकी कुछ कंडीशन है किस तरह वो ट्रांसफर करेगा। पहले किसी जीवित व्यक्ति में टेम्परेरी रूप से अपने अधिकारों को वो ट्रांसफर करेगा, जब बच्चा जन्म ले लेगा तो वो अधिकार उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो एक प्रोसीजर है सेक्शन 13 में दिए गए हैं टीपीए में, संपत्ति अंतरण अधिनियम में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी राइट्स जो है ये बच्चों को मिल जाते हैं जो अनबॉर्न चाइल्ड है। तो ये एक एक्सेप्शन है, वो हालांकि पर्सन नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स आ सकते हैं। ये लॉ ने एक एक्सेप्शन बनाया है। इसी तरीके से अगर उसका कोई शेयर है डिवीजन में, पार्टीशन में, अगर वो गर्म है तो उसका रखा जाएगा शेयर, ये भी बात कही गई है। तो ये सारे अधिकार प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिल जाता है बच्चे को, ठीक है। तो ये एक लीगल पोजीशन है कि जनरली वो पर्सन नहीं है, मेडिकली वो पर्सन है, लेकिन एक्सेप्शन है प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। अब हम बात करेंगे डेड मैन की। अगर कोई व्यक्ति मर गया, किसी इंसान की मृत्यु हो गई, तो क्या आप उसे पर्सन मानेंगे? तो लीगली बात करते हैं तो नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मेडिकली बात करें तो मेडिकली भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो मर चुका है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है डेथ का वही मेडिकली बताया जाता है कि कब कोई व्यक्ति मरता है। तो मेडिकली भी नहीं वो पर्सन है, और लीगली तो बिल्कुल पर्सन नहीं है वो, ठीक है। पर्सन क्यों नहीं है? क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज जो होते हैं, जो अधिकार आपको दिया जाता है, और जो लाइबिलिटीज होती है, कर्तव्य जो आपके होते हैं, वो आपकी मौत के साथ खत्म मान लिया जाता है, लगभग खत्म मान लिया जाता है। आपके ऊपर ना कोई अधिकार रह गया आपके पास, और ना ही आपके ऊपर कोई दायित्व रह गया। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, कब कब आपके दायित्व होते हैं, क्या हो सकता है, वो सारी बातें हैं, लेकिन राइट्स एंड ड्यूटी जनरली कम टू एंड। आपकी मौत हुई और आपके सारे अधिकार और कर्तव्य खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि वो जीवित ही नहीं है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन जो है वो हम समझते हैं राइट्स के आपके पास है। पहला, राइट टू क्रिमिनेटेड रिस्पेक्टफुली।
यानी मर्यादा पूर्ण रूप से आपका अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि हो, इसका अधिकार आपके पास है, यानी डेड मैन है। तो डेड मैन है वो तो अपना अधिकार क्लेम नहीं करे, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि इनका जो अंत्येष्टि हुई, इनका जो क्रिमिनेशन हुआ वो रिस्पेक्टफुली नहीं हुआ। जैसे कि अभी आपने हाल ही के केस में पढ़ा होगा, जो केस था जिसमें रिस्पेक्टफुली क्रिमेशन की बात कही गई थी कि वो पुलिस नहीं कर रही है, रात में जाके जला देती है। ये जो केस है जिसमें उस लड़की को, उस एक विक्टिम को रात के 2 बजे जला देती है पुलिस, रिस्पेक्टफुली नहीं करती है, एलिगेशन ऐसा लगाया जाता है लोगों के द्वारा। तो क्या है, वहां पर ये लोग क्लेम करते हैं कि उसका जो राइट था रिस्पेक्टफुली क्रिमिनेशन का, वो वायलेट हुआ, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी ये कहती है रात में अंत्येष्टि नहीं होगी, रात में कोई क्रिमेशन नहीं होगा। तो आपने 2 बजे रात में किया, ऊपर से पेट्रोल डाल दिया, तो मतलब ये सारी बातें थी, आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा, राइट टू सेटल प्रॉपर्टी, यहाँ पे वाई होगा प्रॉपर्टी, सेटल प्रॉपर्टी का अधिकार, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर पाए। यहाँ पे सेटल प्रॉपर्टी मतलब क्या, आपने अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर पाए। मैनेज कैसे करेंगे, विल के थ्रू करेंगे। ठीक है, अगर आप विल लिख देंगे किसी को, अगर आप विल लिख देंगे किसी को, तो क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टी मैनेज हो जाएगी। तो आप अगर विल लिखते हैं तो एग्जीक्यूट कब होता है, एग्जीक्यूट जाहिर सी बात है आपकी मृत्यु के बाद होगी। तो ये अधिकार दूसरे को पास मिल रहा है, कब मिल रहा है, आपकी मृत्यु के बाद। तो ये डेड मैन का एक अधिकार हो गया। राइट्स टू रेपुटेशन, ठीक है, आप गांधी जी या फिर किसी भी और व्यक्ति को, महान व्यक्ति को कुछ गलत सलत कह देते हैं, तो कुछ लोग आ जाते हैं विरोध करने और कहते हैं कि आपने गलत किया, उनका मानहानि हुआ। तो अगर उनका फैमिली मेंबर चाहे या फिर कोई इनसे इतना जुड़ा हुआ है, वो अगर चाहे तो आपके ऊपर केस करके रेपुटेशन का क्लेम कर सकता है कि आपने उनके रेपुटेशन को खराब किया है, क्योंकि राइट टू रेपुटेशन भी एक डेड मैन का हमेशा अधिकार बना रहता है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति मर ही क्यों ना जाए, लेकिन उसका रेपुटेशन का अधिकार हमेशा बना रहता है। लॉ ने कुछ अधिकार दे रखे हैं डेड मैन को भी, ये एक्सेप्शन के क्राइटेरिया में आप रखिए, लेकिन वो पर्सन नहीं जाता। इन राइट्स के मिलने से और कुछ दायित्वों के होने से वो पर्सन नहीं हो जाएगा इस तरीके से, वे एक्सेप्शंस है। अब हम बात कर लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है कि एनिमल्स को आप लीगल पर्सन मानेंगे कि नहीं। तो मतलब जनरली आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो पर्सन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही वही बात है कि भाई उसे पर्सन क्यों माने, उसे हम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट क्यों करें। ठीक है, क्योंकि ना वो अपने राइट्स जानता है, ना वो अपने ड्यूटीज़ को निभा सकता है, तो हम उसे पर्सन नहीं मानेंगे। तो लॉ भी यही कहता है कि वो पर्सन नहीं है, क्योंकि उन पर राइट्स और ड्यूटीज़ इम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो एनिमल्स होते थे उन्हें पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता था। अगर आपने लॉ का डेवलपमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप ये पढ़े होंगे कि जब एनिमल कोई क्राइम कर देता था, जैसे किसी की गाय गई खेत में, वो चर ले गई दूसरे का खेत, पड़ोसी का खेत, वो गई चर गई, तो ऐसे में क्या होता था, सजा तो शुरुआत में व्यक्ति को तो मिलती थी, जिसकी गाय थी उसको तो सजा आज के समय भी मिलेगी, उस समय भी मिलती थी। लेकिन पहले के समय, सबसे बहुत मैं अर्ली टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस समय इंसान के साथ साथ जानवरों को भी सजा दी जाती, क्योंकि उन्हें पर्सन की तरह ट्रीट किया था कि गाय ने ही क्राइम किया है, गाय ने ही गलत काम किया है, इसलिए गाय को भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये बातें थी इस तरह के एनिमल्स के ऊपर भी। इसी तरह कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, सिर्फ गाय की बात नहीं है, कोई भी एनिमल हो तो वो आ जाता है कि उसके ऊपर पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता था और उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज की जाती थी। ठीक है, लेकिन आज के समय में मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में वो पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया था। लेकिन कुछ जूरिस्ट है वो एक डिबेट करते हैं, हालांकि उस डिबेट का कोई अंत नहीं है, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं क्लियर है, लेकिन वो पूछते हैं कि जो आप लॉ बनाते रहते हैं जानवरों के लिए कि आप इन जानवरों को नहीं मारेंगे, ये इंडेंजर्ड एनिमल है, ये प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं, तो ये सारी बात क्यों बनाते हैं। ये बनाते हैं मतलब एक तरीके से आप जानवरों को अधिकार दे रहे हैं। तो दूसरे जूरिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, आप वो अधिकार बेसिकली उन जानवरों को नहीं दे रहे, ना उनके ऊपर कोई दायित्व डाल सकते हैं, बिल्कुल निभा ही नहीं पाएंगे, दायित्व क्यों डालेंगे आप। बेसिकली आप वो क्यों कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंटल लॉज है, और आप उनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इंसान खुद के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए वो लॉ बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप कोई अधिकार नहीं दे रहे एनिमल को। तो आप ये कहना कि एनिमल एक पर्सन मान लिए जाएंगे तो ये गलत होगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि पर्सन के क्राइटेरिया में एनिमल नहीं आएंगे, डेड मैन भी नहीं आएंगे, हाँ अनबॉर्न चाइल्ड भी नहीं आएगा, लेकिन डेड मैन और अनबॉर्न चाइल्ड के लिए कुछ एक्सेप्शंस है। इतनी बातें हमने समझ ली। अब हम देखते हैं लीगल और आर्टिफिशियल या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन, जो दूसरा क्राइटेरिया है पर्सन में, जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक पर्सन क्यों, क्योंकि इसे जजेस बताते हैं कि कौन
पर्सन की क्राइटेरिया में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लीगल जो पर्सनालिटी होती है वो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। लॉ जो होता है वो क्रिएट करता है लीगल पर्सनालिटी। किसी भी वस्तु में, किसी भी एंटिटी में, चाहे वो एक कुर्सी हो, मेज हो, किसी में अगर लॉ चाहे, अगर चाहे, ठीक है, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी करेंगे उसका आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी आपके जजमेंट में कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो एक रीजनिंग ला के अगर लॉ को सही लगता है तो लॉ किसी भी एंटिटी में लीगल पर्सनालिटी वेस्ट कर सकती है और उसे लीगल पर्सन मान सकती है। अभी हम आगे देखेंगे किन किन चीज़ों को लीगल पर्सन माना गया। तो लॉ क्या करती है, उस एंटिटी में, उस वस्तु में क्या करती है, राइट्स और लाइबिलिटीज इंपोज कर देती है, राइट्स और लाइबिलिटीज डाल देती है कि आपके कुछ अधिकार हो गए, आपके कुछ दायित्व हो गए। ठीक है, जैसे आपने अभी हाल में पढ़ा होगा, एक नदी बहती है, तो नदी को शिमला हाई कोर्ट ने कहा कि, शिमला की कोर्ट ने कहा कि जो नदी है वो भी लीगल पर्सन मानी जाएगी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कई देशों में भी नदी को लीगल पर्सन मान लिया गया है। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट क्या किसको कंसीडर करती है। तो कोर्ट क्या करती है, उस नदी में कुछ राइट्स दे देती है कि आप नदी को अगर प्रदूषित करेंगे तो नदी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको सू कर सकते हैं कि आप क्यों नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब पर्सन मानने का कुछ फायदा होता है। तो क्योंकि जो पर्सन होगा वही तो अल्टीमेटली राइट्स पाएगा, अधिकार पाएगा, और जो अधिकार पाएगा वही तो उस अधिकार का एग्जीक्यूट कराने कोर्ट जाएगा। तो कोर्ट जाने के लिए आपको पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कुछ पर्सन मान लिए जाते हैं किसी इंटिटी को कोर्ट के द्वारा कि फिक्शन जो है, इमेजिनेशन जो है, उसके थ्रू कोर्ट समझ लेता है कि ये जो एंटिटी है इसे हम राइट्स और लाइबिलिटीज दे देते हैं और इसे हम लीगल पर्सन मान लेते हैं उसके बेनिफिट में। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, बेसिकली कंपनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कंपनी को लीगल पर्सन मानते हैं। कंपनी हालांकि कुछ लोग चलाते हैं, लेकिन कंपनी का खुद का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं। कंपनी क्या है कुछ किसी को नहीं पता, नेचर से आई नहीं है, लोगों ने मिला, लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया और सरकार ने कहा कि आपकी कंपनी को हम लीगल पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, आप भी टैक्स दीजिए, ये सारी बातें, कुछ राइट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ लाइबिलिटीज आपकी होंगी, तो एक लीगल पर्सन मान लिया गया। हालांकि फॉर्म को नहीं माना गया, पार्टनरशिप फॉर्म को लीगल पर्सन नहीं माना गया। ठीक है, टेम्पल को लीगल पर्सन मान लिया गया। लॉ ने कहा टेम्पल जो होता है वो लीगल पर्सन है। हिंदू जो टेम्पल होता है आप जानते होंगे, वो मूर्ति की पूजा होती है हम लोग में, तो हम लोग में जब मूर्ति की पूजा होती है तो मूर्ति में उन्होंने राइट्स और लाइबिलिटीज वेस्ट कर दी। ठीक है, जो आप चढ़ावा देते हैं, तो चढ़ावा जो दे रहे हैं आप, जो भी डोनेशन दे रहे हैं मंदिर को, वो क्या है, सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, वो जो मूर्ति है, जो भगवान है, भगवान जो है उनकी सारी प्रॉपर्टी होगी। वो सारी प्रॉपर्टी किसकी, भगवान की। और जो पंडित है वो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके बिहाफ पर, उनके बिहाफ पर। तो उसका अगर वो प्रॉपर्टी में से कुछ लेके चले जाते हैं तो वो मिस अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, वो लोग हटा रहे, चोरी भी आप कह सकते हैं सरल शब्दों में। तो ये सारी बातें आपको देखनी है कि मंदिर को लीगल पर्सन माना है कोर्ट ने। इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब, पंजाबी यानी जो होते हैं पंजाबी लोग, उनकी एक हॉली बुक है, सिख की एक हॉली बुक है सिख लोगों की, उसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। सब लोग जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। इनको लीगल पर्सन माना गया है कोर्ट के द्वारा। कहा गया है कि लीगल पर्सन होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, वो जो बुक है, हॉली बुक है, सेक्रेट बुक है सिख की, कि ये एक लीगल पर्सन है और उनके कुछ अधिकार और कुछ दायित्व भी बताए गए हैं। तो हम सारे केस लॉज भी डिस्कस करते हैं जिनमें क्या कहा गया है। तो प्रमाथ नाथ मुलिक वर्सेस प्रद्युमन नाथ मुलिक में कोर्ट ने ये कहा कि जो मंदिर होती है, टेम्पल जो होती है, वो क्या होता है, पर्सन होता है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये कहा था जो मंदिर में जो आप मूर्ति रखते हैं, वो जाहिर सी बात है वो पर्सन के क्राइटेरिया में आएगा। तो जो पर्सन है, जो मूर्ति है, उसे हम पर्सन मान रहे हैं, तो चलिए हम पूरे मंदिर को ही पर्सन मान लेते हैं, क्योंकि मंदिर भी क्या उन्हीं के लिए बनाया गया, उसी वही सारा कंप्लीट करता है उस मूर्ति को। ठीक है, तो इसलिए लॉ इस केस में एक आ गया, जो टेम्पल होगा वो पर्सन के क्राइटेरिया में आएगा। तो कुछ लोग आगे आए, कुछ लोग मुस्लिम जो कम्युनिटी है उन्होंने कहा ठीक है, हमारे मस्जिद को भी बोलिए कि वो भी पर्सन है। ठीक है, तो मस्जिद साहिबगंज में कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी मस्जिद जो है वो पर्सन की क्राइटेरिया में नहीं आती है। अब आप सोचेंगे कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि मंदिर को आप पर्सन मान रहे हैं, मस्जिद को आप पर्सन नहीं मान रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन इसका एक रीज़न है, वो ये है कि जो आप मस्जिद में पूजा करने जाते हैं या फिर मस्जिद में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई मूर्ति नहीं मिलती है या फिर कुछ इस तरह का कोई वस्तु नहीं मिलता है जिसमें आप लीगल फिक्शन को डाल सके, आप इमेजिन कर सके कि हम इसके अंदर राइट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पोज कर दें। ठीक है, तो अगर आप राइट्स और लाइबिलिटीज किसी भी वस्तु में, एंटिटी में इम्पोज ही नहीं कर पाएंगे, उनका कोई एसेंशियल पार्ट ही नहीं है, तो आप कैसे किसको पर्सन मानेंगे।
तो मस्जिद में एक पर्सन मानने के लिए कोई एंटिटी तो होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बिना मस्जिद कंप्लीट नहीं है। इनफैक्ट अभी रिसेंट केसेस में तो यहाँ तक कह दिया कोर्ट ने कि मस्जिद जो होती है वो अपने आप में मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये डिबेटेबल इशू है कि ये है या नहीं है, लेकिन एक आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, तो वो जो कहती है वो अल्टीमेट हो जाता है, वो माना जाता है बिल्कुल। तो आप ये बस याद रखिए, मस्जिद शाहिदगंज में ये कहा गया कि मस्जिद को पर्सन नहीं माना गया है, ठीक है। टेम्पल पर्सन है, मस्जिद पर्सन नहीं है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट केस हम डिस्कस कर रहे थे, गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु ग्रंथ साहिब को पर्सन माना गया है, तो ये किस केस में माना गया? ये जो केस था वो था, नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, नाम को वो मिसप्लेस करके हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस सोमनाथ दास। देखिए, पहला नाम आपको बड़ा जरूर लग रहा हो, लेकिन आप याद कर सकते हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक, गुरुद्वारा का जो मैनेजमेंट करता है उसकी जो कमेटी है शिरोमणि नाम से, उसके अगेंस्ट केस किसने किया था? सोमनाथ दास। आप ये समझ सकते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम अक्सर बदल देता है क्वेश्चन पूछते समय, कि जो एक पार्टी का नाम तो सेम रखता है, दूसरे पार्टी के नाम का बदल देता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ये क्वेश्चन एक अल्टीमेट बनता ही है एमसीक्यू के बेस में। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब भी लीगल पर्सन है। तो आप ये केस का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया ये था कि पर्सन क्या होते हैं, लीगल पर्सन कौन होते हैं, नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, ये सारी बातें डिस्कस की। कुछ एक्सेप्शंस देखे, डेडमैन के बारे में बात किया कि डेडमैन पर्सन होता है कि नहीं, अनबॉर्न पर्सन होता है या नहीं, मंदिर पर्सन होता है कि नहीं, मस्जिद पर्सन होता है या नहीं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की इस वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।